जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ दुर्गा की सभी पे आशीर्वाद बरसे। तो आइए आज बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो है रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। उसका प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं और इसमें कुल टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, तो उसको बारी बारी से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। और ऐसे इसमें 3 पेपर है, लेकिन एग्ज़ाम आपका एक ही है। और अगर आप अच्छे मार्क्स करते हैं तो बहुत अच्छा ऑफिसर ग्रेड का जॉब है। तो इसके लिए आपको पूरे सब्जेक्ट तैयारी करना होगा, क्योंकि इसमें मैथ है, रीजनिंग है, 100 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा। सबसे डिफ़िकल्ट है जो 70 हिंदी है और 30 इंग्लिश है, लेकिन एक क्वालिफाई पेपर है। लेकिन अभी तक तो नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें भी निगेटिव मार्क्स है, 1/3 निगेटिव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है। तो पहला क्वेश्चन है, कथन है ए, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा जो है सदैव स्थिर रहती है। कथन ए सही है। कारण आर है, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल ना हो। तो कारण आर भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है और सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल न हो। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन इसमें ढूंढना है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं। ये सही है। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बी भी सही है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात जो है प्रकाश की गति के बराबर होता है। सी भी सही है। और ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। डी यहाँ पे आपका असत्य कथन है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जैसे कि प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती है वह ध्वनि है। और याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो अवधारणा दिया गया था मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन 3, पूर्ण कृष्णिका परफेक्टली ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये अपने ऊपर आपती सभी विकिरणों को परावर्तित कर देती है या गलत है, क्योंकि अपने ऊपर आने वाली सभी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। इसमें ऑप्शन बी जो है वह सत्य कथन है। और याद रखिएगा कि एक अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है, या किरचॉफ्स लॉ के अनुसार है। और याद रखिएगा कि पूर्ण कृष्णिका जो है के संबंध में निम्नलिखित में से जो सत्य कथन है कि इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। क्वेश्चन 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। व्यक्तीकरण या साबुन के बुलबुले का रंग इससे पता चलता है, इसके कारण होता है। विवर्तन जो होता है वह प्रकाश के किनारों पर मुड़ना है। परिकिरणन होता है, प्रकिरणन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और वर्ण विक्षेपण का हो जाएगा इंद्रधनुष का बनना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्यक्तीकरण जो है साबुन को बुलबुले जो है रंगीन दिखाई देते हैं। विवर्तन है प्रकाश की किनारों पर मुड़ना, विवर्तन कहलाता है। आकाश का नीला जो रंग होता है वो प्रकिरण के कारण होता है, जबकि इंद्रधनुष का बनना जो वर्ण विक्षेपण है। परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में है कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर के बनाया जाता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पड़ोसी परमाणुओं के साथ 3 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। क्वेश्चन 6, एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए। बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक विशेषता दोनों होने चाहिए। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रम को सही ढंग से समझाता है। तो प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग
बायां दिखाई देता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समतल दर्पण में आप अपना फेस जब देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। और याद रखिएगा कि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है समतल दर्पण की। क्वेश्चन 8, नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह बल प्रबल आकर्षण बल होते हैं, ए सही है। यह बल बहुत छोटी परास के होते हैं, बी भी सही है। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, सी भी सही है। यह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि नाभिकीय बल जो है वह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 9 है, अभिकथन है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित हैं। ए यहाँ कथन सही है। कारण आर है, मॉर्फिन और हेरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं। तो आर भी यहाँ पे कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए का व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, एनाल्जेसिक जिसे दर्द निवारक दवा कहा जाता है उसमें एस्पिरिन आता है, जबकि पैरासीटामोल जो है एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशक में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 10, कोलाइडल विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोलाइडियल जो विलयन है या टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, सही कथन है। या ब्राउनी गति दर्शाते हैं, बी भी सही है। या समांगी मिश्रण होते हैं, या यहाँ पे सी जो है असत्य कथन है। इन्हें अपोहन द्वारा शुद्ध किया जाता है, डी भी सही है। यहाँ पे असत्य हो जाएगा, यह एक समांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन जो होता है वह एक विसमांगी मिश्रण होता है और टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ब्राउनी गति भी दर्शाता है। क्वेश्चन 11, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का हो जाएगा आपका टेट्राफ्लोरो एथीन हो जाएगा। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम हो जाएगा। और प्रकृति रबर का जो एकलक है वो आइसोप्रीन हो जाएगा। और नियोप्रीन हो जाएगा क्लोरोप्रीन। याद रखिएगा, टेफ्लॉन जो है बहुलक है, वह एकलक को है टेट्राफ्लोरोएथीन का। नायलॉन है कैप्रोलैक्टम का, जबकि प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का हो जाएगा। और नियोप्रीन हो जाएगा क्लोरोप्रीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, कथन है, सभी लवण उदासीन होते हैं। इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? तो यह जो कथन असत्य है, क्योंकि प्रबल अम्ल जो है और दुर्बल क्षार से बने लवण जो है अम्लीय होते हैं, बी यहाँ पे सही है। और यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बने जो है लवण वह क्षारीय होते हैं, सी भी यहाँ सही है। यह पूर्णतः सत्य है, ए आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्योंकि सभी लवण उदासीन होते हैं यह असत्य कथन है, क्योंकि जिसमें प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय हो जाएगा, लेकिन जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा विलयन। वह लवणीय कब बनेगा? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो है अभिक्रिया करेगा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, पहला तो गलत हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, दूसरा सही है। द्रव्यमान जो अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है, यहाँ तीसरा कथन सही है। तो इसमें सत्य कथन है 2 और 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। और द्रव्यमान का जो एसआई यूनिट होता है केजी होता है, लेकिन भार का जो एसआई यूनिट होता है वह न्यूटन होता है। और द्रव्यमान जो है प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, जबकि भार जो है भार में बदलाव आ जाता है। क्वेश्चन 14 है कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा यदि अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए। क्वेश्चन 15, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? तो निम्न ताप और उच्च दाब। हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए निम्न ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। और हैबर प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 16 है, दिए गए यौगिकों को उनकी अम्लीयता प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HCl है,
और हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड का होता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा, फिर आपका HCl हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 17, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है? तो डिजेनरेट हो जाती है, वह है आपका थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका बिहार ESI में पूछा था कि थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो सीने में पाई जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह युग्मकों को के निर्माण में सहायक है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत कथन है। इसके परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाएं बनती है, सही है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है, बी भी सही है। और इसमें गुणसूत्रों का प्रकृतिकरण अंतरावस्था में होता है, डी भी सही है। सी यहाँ पे सही नहीं है। युग्मकों का जो निर्माण में सहायक होता है वह अर्धसूत्री विभाजन में होता है, याद रखिएगा। और समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिका में विभाजन होता है और यह एक अलैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन 19, छोटी अंग आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? तो पित्त लवणों द्वारा वसा का लसीकरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है और सबसे पहले पित्त लवणों द्वारा वसा का लसीकरण होता है। क्वेश्चन 20, मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक जो मेंडल को कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसने मटर के पौधे पर अपना अनुवांशिक प्रयोग किया था। और मेंडल के पृथक्करण के नियम को ही है शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है? अग्न्याशय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है या अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के रूप में कार्य करता है। बहिःस्रावी के रूप में यह एंजाइम को स्रावित करता है, जैसे अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन को। और अंतःस्रावी के रूप में यह इंसुलिन को स्रावित करता है, ग्लूकागॉन को स्रावित करता है। क्वेश्चन 22, जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, तो संवाहक के रूप में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग संवाहक के रूप में होता है। क्वेश्चन 23, अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रियाएं और तनाव प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो एनेलिडा कुटगुआ गलत हो जाएगा। संघार्थोपोडा जल संवहन तंत्र, यह भी गलत है। संघ मोलस्का मेटामेरिक खंडीभवन, सी भी गलत है। संघ इकाइनोड मेटा अरिये सममिति यानी कि वयस्क में जो होता है, यह ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे संघ एनेलिडा में जो है वास्तविक देह गुहा होती है, जबकि आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है और मोलस्का में शरीर सामान्य जो है अखंडित होता है। क्वेश्चन 25, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एक ऐसा क्षेत्र जहां उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धि होती है, यह सही कथन है। यह एक ऐसा क्षेत्र जहां उच्च स्तर की स्थानिकता होती है, बी भी सही है। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, यह भी सही है। हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथा यानी डी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। अधिकांश जैव विविधता जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, लेकिन समशीतोष्ण क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 26, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका अम्लीय वर्षा कराता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ओजोन क्षरण करता है। नाइट्रेट और सल्फेट है, यह सुपोषण के लिए है। पारा जो है इसके कारण मिनीमाता रोग होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन क्षरण होता है और नाइट्रेट और फास्फेट सुपोषण है, जबकि पारा से मिनीमाता रोग होता है। कमेंट में आप बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। क्वेश्चन
27 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के चरणबद्ध तरीके से हटाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, याद रखिएगा। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 28 हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो अर्धचंद्र बल्ब के बंद होने पर निलय अनुशीतलन के प्रारंभ में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सॉर्बिक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो जीवाणु और कवक दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खाद्य परिरक्षक है सॉर्बिक अम्ल और उसके लवण, या जीवाणु और कवक दोनों के विरुद्ध प्रभावी होता है। और खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का भी उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? तो प्रोफाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है? तो स्टारशिप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप हाल ही में 2-3 एग्जाम हुआ, इसमें करंट का लेवल आप देख ही सकते हैं, तो थोड़ा अपना करंट का स्तर भी बढ़ाइएगा। बीपीएससी खास करके या एएस हो खास करके किस तरह से क्वेश्चन को साइंस हो या करंट को पूछा है, तो थोड़ा करंट पर भी ध्यान दीजिएगा। और इस रॉकेट को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा टेक्सास के स्टार बेस से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 32 नवीनतम पुस्तक है इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो मनोज कुमार झा हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये राज्यसभा सांसद हैं, तो मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 33 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई थी? तो 56वीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 26 अगस्त 2025 को बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस योजना के तहत दिव्यांगजन को 5 लाख रुपए की सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। क्वेश्चन 35 हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। 931 करोड़ इनकी प्रॉपर्टी जो है नेटवर्थ जारी किया गया है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्वेश्चन 36 भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्जियो गोर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले एरिक गारसेटी थे, लेकिन अब भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 37 आईएमएफ में कार्यकारी निर्देशक यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उर्जित पटेल जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, और अभी आईएमएफ की जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 38 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन में कौन करेंगे? तो अभी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? तो विजेंद्र गुप्ता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विजेंद्र गुप्ता जो है यह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में अभी किया गया 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन। क्वेश्चन 40 जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कैप्टन तुषार महाजन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे कर दिया गया उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम। कमेंट में आप बताइएगा कि करीमगंज जिला का नाम बदल के क्या रखा गया है, यह असम का है। क्वेश्चन 41 अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन 42 भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? 20%।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2025 में ही यह लक्ष्य प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन 43, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे पहले भारतीय मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में। 2025 में जो होगा मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता थाईलैंड में, उसमें यह भाग लेंगी। क्वेश्चन 44, इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया है? तो बी सुदर्शन रेड्डी को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे चुनाव हो चुका है और एनडीए के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन गए हैं। क्वेश्चन 45, हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है बिरला परिवार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले नंबर पे अंबानी परिवार है, याद रखिएगा, जो 28.2 लाख करोड़ संपत्ति के साथ। क्वेश्चन 46, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह 1793 में लागू किया गया था, जिसमें 10/11 भाग जो है कंपनी को देना था और 1/11 भाग जमींदारों को अपने पास रखना था। और याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 47, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तृतीय का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ कुंडलवन में। पहला में शासक था अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क था। आप चारों के अध्यक्ष थोड़ा लिखिएगा कमेंट में। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा? तो 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा सही चुनाव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी और के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो ई ब्रिज प्रोजेक्ट, स्किल विकास और मेक इन इंडिया, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में ई बीज प्रोजेक्ट, स्किल विकास और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है सभी है। क्वेश्चन 50, भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 18.12%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और टोटल जो है 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुआ था वह 17.64 था, याद रखिएगा। और पुरुषों की जो वृद्धि हुई थी उसमें 17.19 था। और अभी जो भारत की जनसंख्या थी 2011 जनगणना के अनुसार वो विश्व की 17.5% है। क्वेश्चन 51, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? 2 बार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार 1938 में बने थे हरिपुरा में, और दूसरी बार 1939 में बने थे त्रिपुरा में, त्रिपुरी में, जो मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में त्रिपुरी। उसी को त्रिपुरी संकट भी आप सुने होंगे, जिसमें अध्यक्ष बनने के बाद फिर इस्तीफा दे दिए थे। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के कार्यालय, अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकारी पदाधिकार और अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये आपका असत्य कथन है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 55 में है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन 53, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, और स्वराज शब्द का प्रयोग भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। और याद रखिए गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है राजाराम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 54, बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? सोन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन 55, निम्न में से कौन जोड़ी जो है सही नहीं है? शेरशाह सूरी का मकबरा समस्तीपुर, आपका पहला ही गलत हो गया। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, सही है।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना सही है, 1936 में किए थे लखनऊ में। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसके नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्यपाल के करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं, उपराष्ट्रपति के नहीं करते। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। नियुक्ति खैर राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है उपराष्ट्रपति को, लेकिन याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख जो अनुच्छेद 63 में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 57, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन 58, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो राजाराम मोहन राय ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 में। क्वेश्चन 60, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खां को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और यह अकबर का संरक्षक था। क्वेश्चन 61, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था और यही भारत का प्रथम वायसराय भी बना। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड मेयो के समय में और राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अकबर विलियम हॉकिंस गलत है। जहांगीर अब्दुल रजाक यह भी गलत है। शाहजहां टॉमस यह भी गलत है। औरंगजेब मनुची। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अकबर के समय में है रॉल्फ फिच भारत आया था और कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था और टॉमस रो। क्वेश्चन 63, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था? ब्रह्म समाज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था और 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय के अतुलनीय प्रयास से ही 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने खत्म किया था, अंत किया था और याद रखिएगा धारा 17 के तहत। क्वेश्चन 64, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है इक्वाडोर में स्थित है और कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 65, पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? हंगरी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुछताछ जो है हंगरी की घास स्थल है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाएगा। पंपास अर्जेंटीना का हो जाएगा और लानोज उष्णकटिबंधीय घास स्थल वेनेजुएला और कोलंबिया क्षेत्र की है। क्वेश्चन 66, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को, जबकि वज्र की भूमि कहा जाता है भूटान को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उगते सूरज की भूमि जापान, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड और वज्र की भूमि भूटान को कहा जाता है। और कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है आप कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ये आपको थोड़ा व्याख्या करने में डिस्कस करने में चला जाता है, थोड़ा डिस्कस करने में थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, उससे आप ही को फ़ायदा होगा। क्वेश्चन 67, अक्रा राजधानी है घाना की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अक्रा किसकी राजधानी है, तो घाना की है, याद रखिएगा। और सेनेगल की जो राजधानी है वह डकार है और युगांडा की जो राजधानी है वह कंपाला है। क्वेश्चन 68, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 69, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है?
प्रस्तावना जो अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लिया गया है। संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पहला भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खीरा, तरबूज, खरबूज। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका और मैग्नीशियम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है वो 3 भागों में है, सियाल है, सीमा है और नीफे है। और जो ऊपर वाला भू प्रॉपर्टी है वह सियाल है, सिलिकॉन एल्युमिनियम है। और जो सबसे नीचे मैग्मा जिसे कहते हैं वो, और जो कोर है नीफे वो निकेल और आयरन से है। क्वेश्चन 73, एंग्स मैडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? 32%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तक्षशिला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौटिल्य जो यानी कि चाणक्य जो थे वह तक्षशिला में अध्यापक थे। क्वेश्चन 75, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, यह विश्वास कार्ल मार्क्स करता था। और दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, याद रखिएगा। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसके अभी कुल जो सदस्यों की संख्या है वह 32 है। क्वेश्चन 77, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? रीट जारी करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। क्वेश्चन 78, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे। और खाद्य और कृषि राजेंद्र प्रसाद के पास था। भारत में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड जो है जगजीवन राम के नाम ही दर्ज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य जो है सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सही है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, यह भी सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों इसमें सही है। और जब हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन, कराची अधिवेशन में ही यह सभी सुनिश्चित किया गया था। क्वेश्चन 80, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारतीय समस्याओं का मूलभूत कारण है। क्वेश्चन 81, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रक्षा मंत्री जो थे वह बलदेव सिंह थे। गृह जो मंत्रालय था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। क्वेश्चन 82, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो गंगा के मध्य मैदान हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी। 1921 में महात्मा गांधी ने नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की पटना में शिलान्यास किया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, याद रखिएगा। 84, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो जवाहरलाल नेहरू किए थे, याद रखिएगा।
और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। कराची अधिवेशन 1931 की स्थापना किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। क्वेश्चन 85, जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोग शरावती सही है, कपिलधारा कावेरी गलत है, धुआंधार गोदावरी यह भी गलत है। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है और धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, और होंगेनकल जो है कावेरी नदी पर है। और कुंचिकल जलप्रपात जो भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है बराही नदी पर है, याद रखिएगा। 86, माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कहाँ स्थित है? ये आपको बीपीएससी में भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा था, तो ये असम में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दुनिया की सबसे छोटी जो नदी डेल्टा द्वीप है उमानंदा भी असम में ही है। क्वेश्चन 87, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, निम्न में से आजाद शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश। ये आपका बिहार दरोगा ईएसआई में पूछा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था और बिंबिसार इसका पिता था। क्वेश्चन 89, कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो रबी फसल को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी नाम से जाना जाता है, रबी फसल, और वर्षा महीना फसल को खरीफ फसल कहते हैं। क्वेश्चन 91, पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? तो गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के बीच की मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि मैथिली भाषा को है 8वीं अनुसूची में कैवां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? क्वेश्चन 92, नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल जहां एक प्राचीन बौद्ध महाविहार तेल्हारा महाविहार के अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी की एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? सकरी नदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त है? तो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर हेतु जंक्शन बिंदु जैसे फतुहा गया, सही है पहला ए। नेपाल सीमा के पास प्रमुख व्यापार केंद्र जैसे रक्सौल और जोगबनी, बी भी सही है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 पर स्थित प्रमुख नदी बंदरगाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों कथन सत्य है। और राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वह आपका, और राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है वह आपका प्रयागराज से हल्दिया तक है। क्वेश्चन 94, बरैला झील सलीम अली जुब्बा सैनी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरैला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है? वैशाली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बरैला झील जो है सलीम अली जुब्बा सैनी पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। क्वेश्चन 95, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यान्वित किए गए हैं? दरभंगा और सुपौल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 97, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? तो स्वदेशी निर्मित धोती और लंगोट की आपूर्ति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, 1939 में सारण जिले में आम्बारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था? राहुल शंकरित्यायन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में
रक्षाबंधन समारोह मनाया गया जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था। तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखिएगा। क्वेश्चन 100 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया जो उसके एजेंडे में से एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था? तो 1935 हाजीपुर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1929 में सोनपुर में हुआ था, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किसान सभा की स्थापना कब किया गया था, ये आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।